हेलो दोस्तों। तो आज हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड की सेल्फ एंड आइडेंटिटी थ्योरी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सोशियोलॉजी से नेट दे रहे हैं, यूजीसी नेट। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे पूरा कोर्स चलेगा, यूपीएससी का भी चलेगा और यूजीसी नेट का भी चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में और इनकी थ्योरी थी जो सेल्फ एंड आइडेंटिटी। सबसे पहले ये कि जॉर्ज हर्बर्ट जो मीड थे, ये अमेरिकन सोशल बिहेवियरिस्ट थे, फिलोसफर थे, सोशोलॉजिस्ट थे और ये साइकोलॉजिस्ट भी थे। क्योंकि आपको इनकी थ्योरी से भी पता चल रहा है कि सेल्फ एंड आइडेंटिटी, सेल्फ के बारे में ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बात करते हैं, लेकिन इन्होंने उसकी बात सोशियोलॉजी में की कि कैसे जो सेल्फ है वो एक सोशल जो प्रोसेस है, वो कोई साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये उन्होंने बताया था। अब उससे पहले जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में कुछ देख लेते हैं। फादर ऑफ सोशल इंट्रैक्शनिज्म इनको कहा जाता है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को। और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है मेनली माइक्रो लेवल पे फोकस करती है। जो माइक्रो लेवल की इंट्रैक्शन होती है, जैसे दो पर्सन के बीच में आपस में जो इंट्रैक्शन हो रही है, माइक्रो लेवल की जो इंट्रैक्शन है, तो उस पर फोकस करता है और उस तरीके पे फोकस करता है जिसमें कुछ मीनिंग कंस्ट्रक्ट किया जाए और वो ट्रांसमिट किया जाए सोसाइटी में के अलग अलग मेंबर्स को। जैसे मान लो, जैसे हम किसी की तरफ अंगूठा दिखाते हैं, तो दो आदमियों ने मिलकर ये मतलब डिसाइड किया कि जैसे अंगूठा दिखाना है, ये अंगूठा दिखाने का मतलब होगा कि थम्स अप, ओके। तो उन दोनों में जैसे ये बात इंटरेक्शन हुई माइक्रो लेवल पे दो के बीच में, और उन्होंने एक सिंबल जो है क्रिएट कर दिया कि थम्स अप का मतलब है, कि अंगूठा दिखाने का मतलब है ओके। तो उन दो के बीच में जो इंटरेक्शन हुई वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शन हुई, सिंबल के साथ इंटरेक्शन। तो उस इंटरेक्शन को उस मतलब थम्स अप के साथ जो मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया गया वो कर दिया गया ओके, और उसको फिर पूरी सोसाइटी में ट्रांसमिट कर दिया गया, एक पर्सन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और अब पूरी सोसाइटी में अगर हमें जैसे अंगूठा थम्स अप दिख करते हैं तो इसका मतलब हम ओके समझते हैं। तो कैसे माइक्रो लेवल पे उस सिंबल के साथ कोई मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया गया और कैसे उसको पूरी सोसाइटी में ट्रांसमिट कर दिया गया, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इसी चीज पे फोकस करती है। अब सिंबल्स का क्या मतलब आप समझते हैं? सिंबल्स का मतलब होता है जेस्चर, जेस्चर, साइन, कोई साइन या फिर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिग्नल या कोई वर्ड भी हो सकता है, जैसे वर्ड आई, मी, यू, दे, कप, कॉफी, टी, ये सब क्या है? वर्ड्स हैं। सिग्नल्स किस टाइप से? कुछ सिग्नल है, जैसे मान लो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उन ट्रैफिक सिग्नल्स का जैसे रेड लाइट का अपना एक कोई मीनिंग है, उस सिग्नल के साथ, उस सिंबल के साथ कुछ मीनिंग जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही कोई साइन है, जैसे ट्रैफिक में जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो साइन आते हैं कि इस साइड मुड़ना है, सीधा चलना है। तो इस तरह के साइन है, उन साइंस का अपने आप में कुछ ना कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है। जैसे गोल्ड रिंग एक सिंबल है, गोल्ड रिंग को हम जैसे उंगली में पहनी हुई है तो हम उसको मानते हैं, एक स्पेशल उंगली में पहनी हुई है जो रिंग फिंगर होती है, तो हम मानते हैं कि गोल्ड रिंग पहनने का मतलब है कि वो सिंबल ऑफ मैरिज है, कि उसकी शादी हो रखी है। जैसे अगर ये है हाथ में चूड़ी पहन रखी है, टिक्का लगा रखा है, मांग भर रखी है, तो हम मानते हैं कि, और गले में मंगलसूत्र है, तो हम मानते हैं कि उस लेडी की शादी हो रखी है। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या है कि उनके साथ कुछ ना कुछ मीनिंग जुड़े हुए होते हैं और हम उन मीनिंग्स के थ्रू उस चीज को समझ लेते हैं। तो ऐसे ही जो लैंग्वेज होती है वो भी एक सिंबॉलिक सिस्टम ही है, कि लैंग्वेज के थ्रू भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, तो लैंग्वेज भी एक तरह से सिंबल्स ही है। जैसे वो सिंबल ही है, जैसे ABCD क्या है? सिंबल्स हैं, इनके आपस में कुछ मिला के कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बना देते हैं, वो वर्ड भी एक सिंबल है, वो भी किसी ना किसी चीज को दर्शाता है। और जेस्चर है, वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल मतलब बिना बोले आप कुछ कर रहे हो। बॉडीली एक्शन, बॉडीली एक्शन के बारे में बात हो रही है, बॉडीली एक्शन।
तो बॉडीली एक्शन मतलब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम लेना चाहे तो ले सकते हैं कि क्रिकेट के मैच में एक अंपायर खड़ा है जैसे, तो अगर अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी तो उसका मतलब हम समझते हैं कि जो वो सिंबल दिखा रहा है या वो जो भी जेस्चर कर रहा है, बॉडीली एक्शन कर रहा है, उसका मतलब है आउट। या वो दोनों तरफ ऐसे हाथ फैला लेता है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि वो वाइड का इशारा कर रहे हैं। तो वो बिना कुछ बोले ही हमको क्या कर रहा है, हमको बता रहा है मैसेज, एक पर्टिकुलर मैसेज हमको दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट आया, वो रोल टेकिंग का था। वो रोल टेकिंग का मतलब क्या है? The process of role taking involves the individual taking on the role of another by imaginatively placing himself in the position of person with whom he is interacting. आप मान लो किसी सामने वाले से बात कर रहे हो, मान लो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो आप अपने आप को अपने दोस्त की जगह पे रख के और फिर अपने बारे में सोचो। समझ रहे हो कि आप जिससे बात कर रहे हो, जिससे भी इंटरेक्शन कर रहे हो, आप उसके स्थान पे अपने आप को रखे अपने बारे में सोचो। तो वो जो आप दूसरे के जगह पे अपने आप को रख रहे हो वो तो हो गया रोल टेकिंग, और जो अपने आप बारे में सोच रहे हो वो हो गया आप अपनी सेल्फ, कि आप दूसरा आपको किस नज़र से देखता है आप वो सोच रहे हो। तो रोल टेकिंग का मतलब है कि दूसरे के स्थान पे अपने आप को रख के देखना, रोल टेकिंग होता है। उसके बाद है कि जो सेल्फ एंड आइडेंटिटी, इसी में उस रोल टेकिंग का मतलब जो है निकल के आया सामने, वो क्या है कि मीड आर्ग्यू दैट द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग द इंडिविजुअल डेवलप ए कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, कि जो रोल टेकिंग करके ही इंडिविजुअल है, जो एक आदमी है, वो अपने आप का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ का, अपने बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बना पाता है। जैसे आपका दोस्त की जगह पे आप अपने आप को रख के देखते हो कि आपका दोस्त आपके बारे में क्या सोचता है। जैसे आपका दोस्त आपके बारे में सोचता है कि वो आपको बोलता है कि तू बहुत क्यूट है, तो आपके माइंड में अपने आप को लेके कॉन्सेप्ट बन जाता है कि मैं बहुत क्यूट हूँ। कोई आपको कहता है कि तू बहुत समझदार है, तो वो दूसरा जो आपको कह रहा है कि तू बहुत समझदार है, आप बहुत समझदार हो, तो आप क्या है उसको अपने सेल्फ का एक कॉन्सेप्ट बना लेते हो कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये है सेल्फ। और ये सेल्फ कब आएगा? जब आप रोल टेकिंग दूसरे के स्थान पे रख के अपने आप को देखोगे कि दूसरा मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। By placing himself in the position of others, he is able to look back upon himself. Look back upon himself. ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद therefore the origin and development of the concept of self lies in the ability to take the role of another. तो ये सेम ही बात है। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं जो सेल्फ की मीड ने दी थी। ये आप डायरेक्ट ऐसे कैसे याद कर लो, आप हो सके तो जो मीड के एक्चुअल वर्ड्स थे उनको डायरेक्ट ऐसे कैसे याद कर लो, ये लिखने में काम आएंगे। ए पर्सन सेल्फ कंसिस्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स अबाउट द यूनिफाइड गोल ऑफ हिज और हर बॉडी, इमोशन, थॉट्स एंड एक्शंस। तो किसी भी व्यक्ति के जो अपने बारे में क्या विचार होते हैं, क्या उसका गोल है, उसकी मतलब क्या उसके इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, उन सब को लेके जो भी किसी पर्सन के ओन थॉट्स होते हैं वो होता है सेल्फ। और ये सेल्फ है, ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, ये बनता कैसे है? तो मीड ने कहा था कि जो ये इंडिविजुअल का सेल्फ है ये एक सोशल सेल्फ है। सोशल सेल्फ कैसे? उसने कहा कि जो ये है ये हम बायोलॉजिकली लेके नहीं आते। हम ये नहीं है कि हम पैदा हुए और पैदा होते ही हमको पता चल गया कि मैं बहुत क्यूट हूँ। ये हम जैसे इंटरेक्शन में आते हैं, जैसे ही एक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन होता है कि हम किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, सामने वाले ने मेरे को बताया कि तू बहुत अच्छा है या बहुत गंदा है या स्वार्थी है या बहुत दयावान है, तो उस हिसाब से सामने वाले को इंटरेक्शन के थ्रू हम जान पाते हैं अपने आप को कि मैं अच्छा हूँ, और अपने आप के बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उसके बाद है मीड थ्योरी ट्रेसेस द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो मीड ने क्या किया था कि जो सेल्फ की जो ये थ्योरी डेवलप की, ये चाइल्डहुड की कुछ स्टेज उसने सेट की। उसने 3 स्टेज जो है देखी उन्होंने,
और 3 स्टेज के थ्रू उन्होंने बताया कि सेल्फ का जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे कैसे डेवलप होता है। ये सबसे पहली जो स्टेज थी वो थी अर्ली फेज। ये 0 से 2 ईयर के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी बायोलॉजिकल कैपेसिटी को इवोल्व करता है, जैसे उसका चलना फिरना, हाथ हिलाना डुलाना, मीन्स जो रिफ्लेक्सेस होते हैं। मोर ऑफ ये स्टेज मोर ऑफ रिफ्लेक्सेस ही होती है। इसमें बच्चा इंटरेक्शन वाला तो कुछ है ही नहीं। और इसमें बच्चा क्या है, यूज जेस्चर्स को सीखता है कि जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि रिफ्लेक्सेस वगैरह कि चलना फिरना इस तरह से। और जो प्रोसेस ऑफ इनर कन्वर्जेशन है वो तो मिनिमम होती है, वो खुद से बातें तो कर ही नहीं सकता उस टाइम पे। चाइल्ड इज मोर इन्वॉल्व विद इमिटेशन। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, इमिटेशन करता है, नकल करता है कि आप जैसे जीभ निकालने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी नकल करेगा, वो भी जीभ निकालने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से होता है फर्स्ट स्टेज में, अर्ली फेज में। सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है आपकी प्ले स्टेज। इसमें क्या होता है कि दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द लर्निंग ऑफ सिग्निफिकेंट सिंबल्स। इसमें जो पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं बच्चा वो सीखना स्टार्ट करता है 2 से 7 साल की उम्र में। और जो खुद के साथ जो इनर कन्वर्जेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, खुद से थोड़ी बहुत बातें करना स्टार्ट कर जाता है बच्चा। उसके बाद इंटरेक्ट विद पीयर ग्रुप्स, जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ उसका इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब वो स्टार्ट इमिटेटिंग द रोल ऑफ प्राइमरीली ऑफ द सिग्निफिकेंट अदर्स। अब ये सिग्निफिकेंट अदर्स में कौन कौन आता है? सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब उसके जो मम्मी है, पापा है, या फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं जो उसके साथ मैक्सिमम कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनके रोल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे क्या करता है, मम्मी का रोल करना स्टार्ट कर दिया या पापा का रोल करना स्टार्ट कर दिया। या वो क्या करेगा, जैसे डॉक्टर है उसके फादर तो डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, या नर्स जो भी है जिस हिसाब से भी है, डॉक्टर, नर्स, फादर, मदर, ऐसे रोल करना स्टार्ट करेगा। सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब जो उसके लगभग मैक्सिमम कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस तरह से बच्चा अपने आप के बारे में और जिसका रोल वो प्ले कर रहा है उसके बारे में डिफरेंस करना स्टार्ट कर देता है कि मैं क्या हूँ और जिसका रोल मैं प्ले कर रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट अदर्स का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो इसी में आया था। और उसके बाद आगे देखते हैं हम स्टेज नंबर 3, गेम स्टेज। ये आफ्टर 7 ईयर्स के बाद आती है। तो इसमें रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाती है। रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस ये वही है रोल प्लेइंग वाला, कि आप सामने वाले के रोल में जाके अपने आप को देखना, रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को देखना, वो रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस होगी। तो ये होता है थर्ड स्टेज में। इसमें क्या है बच्चा, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो होती है आपकी जर्नलाइज्ड अदर्स। जर्नलाइज्ड अदर्स का मतलब क्या होता है? जर्नलाइज्ड अदर्स का मतलब होता है कि जो आपके सिग्निफिकेंट अदर्स थे, जो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो, जैसे मम्मी है, पापा है, अब बाहर की जो दुनिया है, जो आपकी सोसाइटी में जो पर्सन्स है, आप वे वाले रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे किसी के साथ आप गेम खेल रहे हो, तो चाइल्ड मस्ट बिकेम अवेयर ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द अदर प्लेयर। कि आप किसी के साथ गेम खेल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके साथ मैं गेम खेल रहा हूँ उसके साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है। कि मान लो आप क्रिकेट टीम का हिस्सा हो, क्रिकेट टीम का, तो आपको ये पता होगा कि मैं कैप्टन हूँ और वो मेरे क्या हैं, जो है मेरी टीम के प्लेयर्स हैं, मैं कैप्टन हूँ या वो जो है उपकप्तान है। तो इस तरह से आपको और उसके बीच में रिलेशन पता होता है। और जैसे मैं बताया कि इसमें जर्नलाइज्ड अदर्स का जो है कॉन्सेप्ट आता है। वो जर्नलाइज्ड अदर्स मतलब आप जो भी आपके सिग्निफिकेंट अदर्स थे उनको, जो भी बाकी बच गए, जो भी सोसाइटी में है, वे आपके जर्नलाइज्ड अदर्स हो गए। आप किसी के साथ भी मैच खेल रहे हो, मान लो आप इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल रहे हो, तो आपको पता है कि वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है वो मेरे लिए जर्नलाइज्ड अदर्स है, वो मेरे उसमें नहीं है,
मतलब आपको जो है जनरलाइज्ड अदर्स का मतलब जो भी आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो सिग्निफिकेंट हैं, उनसे अलग जो भी है वो जनरलाइज्ड अदर्स हो गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है ये थर्ड स्टेज में आता है। इसी में क्या है, रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाती है बच्चे में। उसके बाद हम देखते हैं आगे आई और मी का कॉन्सेप्ट जो आया है। जो हमारे मीड्स थे उन्होंने कहा था कि जो हमारा सेल्फ है वो आई और मी से मिलके बनता है। कि जो कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ का, वो उसमें आई और मी होता है। अब ये आई और मी क्या होता है ये देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो आई है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है मतलब ये इंडिविजुअल्स का खुद के इम्पल्सिस होते हैं, मतलब खुद के डिजायर्स, खुद के इमोशन, ये आपके अपने आप के होते हैं, खुद के। लेकिन मी है वो सोशल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट है। सोशल का मतलब है कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे मान लो कि आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, वो है आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे बारे में अगर मैं ये करूँगा तो तो मी क्या करेगा, जो ये मी है ये मी कंट्रोल करेगा आई को। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे घर में कोई मेहमान आ गया, और घर में मेहमान आ गया और आपने सामने बिस्कुट नमकीन रख दिए, आप भी बैठे वहाँ पे। तो अब आपका मन तो कह रहा है कि मैं खा लूँगी बिस्कुट उठा के, लेकिन वो आपका आई है जो कह रहा है कि खा लूँ। लेकिन जो मी है वो मी सोच रहा है, वो सोशल एस्पेक्ट, वो सोच रहा है कि मम्मी बाद में क्या करेगी, मेरे को डांट मारेगी कि मेहमान आए थे उनके सामने ही तो लग गया बुरी तरह खाने, ये वो उनके लिए रखे हुए थे। तो जो ये मी है, ये मी आई पे कंट्रोल करता है। तो ये आई है ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो मी है वो सोशल एस्पेक्ट है। तो जो आई पे कंट्रोल रखता है वो मी होता है, वो इवेलुएट करता है, वो मूल्यांकन करता है उस एक्शन का कि वो क्या कर रहा है, और उसके बाद वो आई पे कंट्रोल करता है। तो अगर हम कहें कि आई सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो मी क्या है जो उसको कंट्रोल करता है, वो है। तो अगर आई सोर्स ऑफ एनर्जी है तो मी क्या है जो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। ठीक है, इनकंसीवेबल है विदाउट ईच अदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि बोथ ग्रेजुअली इवॉल्व विद द इवोल्यूशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। अब मीड ने एक बड़ी अच्छी जो बात ये की थी कि जो बॉडी है, जो माइंड है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये सेम इवोल्यूशन पे, मतलब सेम टाइप है। मतलब एक इनका जो इवोल्यूशन होता है वो साथ साथ होता है, साथ साथ। इनको हम अलग अलग पढ़ नहीं सकते, ये साथ ही है, मतलब सिंगल प्रोसेस है ये। तो अगर हम ये कहें कि आई वो है जो इनिशिएटिव लेता है कुछ काम करने का, तो मी वो है जो उस इनिशिएटिव का मूल्यांकन करता है। अगर हम बोले आई एक्ट करता है, तो मी क्या है, उस एक्ट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो आप कि आई और मी एक्चुअल में है क्या। एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक सोशल एस्पेक्ट है। जो मेहमान आए थे बिस्कुट वाला एग्जाम्पल, वो बहुत फिट बैठता है इस पे, और आप उसको बड़े अच्छे से इस पूरे आई और मी को उस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कि जो सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, सेल्फ के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट, वो आई और मी दोनों का एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। दोनों का इकट्ठा मिलके ही सेल्फ का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मीड फर्दर इंटेंडेड टू डेवलप ए यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोसाइटी। तो वो एक यूनिवर्सल इवोल्यूशनरी थ्योरी डेवलप करना चाहते थे। किसके एक सिंगल, उसमें क्या था कि उन्होंने, मैं बताया था आपको कि जो बॉडी है, जो माइंड है, जो सोसाइटी है, ये सारे क्या है, ये एक ही इवोल्यूशन प्रोसेस का हिस्सा है, ये एक साथ चलते हैं। तो अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, वो तो इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, वो होगी आपकी जो है मैक्रो सोसाइटी। जो माइक्रो सोसाइटी है वो होगी आपकी इंटरेक्शंस, जो दो पर्सन्स के बीच में इंटरेक्शन की बात थी। जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो क्या है, वो बॉडी है।
इंडिविजुअल की जो बॉडी है। जो माइंड है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और जो सोशल एस्पेक्ट है वो सेल्फ है। तो मीड का कहना है कि सेल्फ है, जो माइंड है, जो बॉडी है, जो आपकी सोसाइटी है, ये सब एक ही इवोल्यूशन प्रोसेस के हिस्सा हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी इवॉल्व्स इन ए नॉन ड्यूलिस्टिक मैनर विद कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द टू, कि दो के बीच में, जैसे बॉडी और माइंड के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन के थ्रू सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है। और ये नॉन ड्यूलिस्टिक मतलब ये अलग अलग हम इनको नहीं मान सकते, ये एक सिंगल प्रोसेस का हिस्सा है इनको, इसलिए उन्होंने नॉन ड्यूलिस्टिक मैनर कहा। ड्यूल नहीं बोला, नॉन ड्यूलिस्टिक मतलब अलग अलग नहीं है, सेम ही प्रोसेस का हिस्सा है। आइए और मी कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और देखते हैं। मीड ने आइडेंटिफाई किया था कि जो ये दो एस्पेक्ट्स हैं, जो आई एंड मी हैं, ये ही सेल्फ का पूरा क्रिएट करते हैं कॉन्सेप्ट। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ये आई और मी जो प्रोसेस है, ये कोई थिंग्स नहीं है। जो आई और मी है ये कोई थिंग्स नहीं है, बल्कि ये एक जो लार्जर प्रोसेस है हमारा सेल्फ का, उसी का एक हिस्सा है। द प्रोसेस इज विद इन द लार्जर प्रोसेस ऑफ द सेल्फ। जो सेल्फ का एक लार्ज प्रोसेस है, उसी के अंदर ये दो छोटे प्रोसेसेस हैं जो चलते रहते हैं, बल्कि ये कोई थिंग्स नहीं है। ठीक है। अब ये है कि जो आई है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इंडिविजुअल्स का दूसरों के लिए, कि एकदम आपने कुछ भी बोल दिया तो वो आपने बिना उस चीज का मूल्यांकन करे, बिना उस चीज के बारे में सोचे आपने सीधा बोल दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो वो आई का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये इनकैलकुलेबल होता है, आप मूल्यांकन ही नहीं करते, आप देखते ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करते कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या बोल गए। ठीक है। क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, पीपल डू नॉट नो इन एडवांस व्हाट द एक्शन ऑफ आई विल बी, कि लोगों को पहले से पता नहीं होता कि ये जो आई है, मेरा आई है, वो क्या करने वाला है। कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं सामने वाले को, बाद में हम सोचते हैं, बाद में हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं कि यार मैंने उसको बहुत गलत बोल दिया। तो जो वो इस बारे में सोच रहा है, जो उस चीज का मूल्यांकन कर रहा है, वो मी है, लेकिन जो उस टाइम पे था वो आई था। तो ये आई और मी दोनों मिला के ही तो आपके सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम आगे कि मीड ने जो है आई के बारे में 4 रीजंस बताई थी। वो 4 क्या क्या थी? वो 4 ये था कि जो फर्स्ट है ये क्या है, आई है, इसके बारे में जो फर्स्ट वो रीजन था वो ये था कि ये सोर्स ऑफ नोवेलिटी है सोशल प्रोसेस की। सोर्स ऑफ नोवेलिटी मतलब जो आई है, अगर मी तो क्या है सोसाइटी के हिसाब से चलेगा कि सोसाइटी क्या चाहती है, लेकिन जो आई है वो सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलेगा, वो खुद के हिसाब से चलेगा। लाइक कोई लव मैरिज करना चाहता है, तो मान लो वो सोसाइटी हमारी अभी इतना एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उसका आई का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक नोवेल आइडिया जरूर है, वो एक नया आइडिया जरूर है। तो सोशल प्रोसेस में जो आई होता है वो एक नोवेल आइडिया लेके आता है सोशल प्रोसेस में। ठीक है। सेकंड जो मीड ने बोला कि जो आई के पास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज होती हैं आई के अंदर। ठीक है। तीसरा था कि आई कंस्टिट्यूट करता है समथिंग दैट वी ऑल सीक, जो हम सब चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो ये आई कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है। तो ये है द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, कि खुद को रियलाइज कर सके कि आई एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूँ, सोसाइटी क्या चाहती है ये नहीं, ये आई नहीं बताता। आई बताता है कि मैं क्या चाहता हूँ, ऑल वी सी, कि हम क्या चाहते हैं। उसके बाद फोर्थ है कि आई परमिट करता है डेवलपमेंट ऑफ डिफाइंड पर्सनैलिटी। तो आई डेवलप करता है एक डेफिनेट पर्सनैलिटी को। तो एक ये 4 पॉइंट थे आई के बारे में। आगे देखते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, मिक्सचर ऑफ आई एंड मी है। जो ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स थे लाइक महात्मा गांधी और
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनके अंदर क्या था, आई की वैल्यू ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू मी। तो आई की वैल्यू ज़्यादा कैसे थी? आई की वैल्यू ज़्यादा ऐसे थी कि वे वो करना चाहते थे जो उनका मन कह रहा है, जो खुद चाह रहे हैं। तो उनके अंदर आई की वैल्यू ज़्यादा थी। अगर वे सोसाइटी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलते तो वो आई को बाहर निकलने ही नहीं देते। क्योंकि अगर आपको मान लो सांड्रस मारना था आपको, तो क्या है कि सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि किसी का कत्ल करना क्या है, गलत है। तो मी तो कह रहा है इवेलुएट करके, मूल्यांकन करके कि ये तो गलत है, लेकिन आई कह रहा है कि ये मेरे को मतलब मारना ही है क्योंकि इसने क्या है, लाला लाजपत राय की हत्या की थी। तो इस तरह से हम क्या है, आई और मी के बारे में देखें तो जो ग्रेट पर्सनैलिटीज थी उनके अंदर आई ज़्यादा होता था, आई ज़्यादा हुआ और मी की वैल्यू कम हुई। तो इसीलिए ये सिस्टम था। आगे देखते हैं, आई रिएक्ट अगेंस्ट द मी। आई और मी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। लाइक आई कहता है मैं ये करूँगा कि मैं बिस्कुट उठा के खा लूँ, लेकिन मी कहता है नहीं, बाद में पिटाई होगी, अभी बिस्कुट मत उठा, मेहमान जाने के बाद खा लेंगे। तो ये आई एंड मी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखें कि मी इज द अडोप्टेशन ऑफ द जर्नलाइज्ड अदर्स। तो ये जर्नलाइज्ड अदर्स, मैं वही कह रहा था कि सोसाइटी के जो हमारे पर्सन्स हैं, लोग हैं, अगर हम उनमें मतलब उनकी जगह पे अपने आप को रख के और फिर अपने आप को देखें तो हम ये जो है मी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे हम मम्मी की जगह अपने आप को रख के देखते हैं कि मम्मी क्या सोच रही होगी इस बारे में कि ये बिस्कुट खाएगा और मैं इसको जो है डांट लगेगी इसको। तो इस तरह से मी सोचता रहता है, वो क्या है कि दूसरे के जगह पे, दूसरे के व्यू से अपने आप को देखता रहता है कि बाद में क्या होगा। लेकिन आई क्या है, आई क्या है, उसी वक्त बिस्कुट उठाएगा और खा लेगा। तो ये आई और मी का कॉन्सेप्ट ऐसा चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इट इज थ्रू द मी दैट सोसाइटी डोमिनेट्स द इंडिविजुअल्स। तो जो ये मी है, मी के थ्रू ही तो सोसाइटी डोमिनेट कर रही है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। मतलब हम मी का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो मी डिफाइन करता है आइडिया ऑफ सोशल कंट्रोल एज द डोमिनेंस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ मी और द एक्सप्रेशन ऑफ आई। तो ये यही है कि सोशल जो कंट्रोल है वो यही है कि जो मी का कंट्रोल है वो आई के ऊपर ज़्यादा है, डोमिनेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लास्ट है। इसमें क्या है कि जो आई एंड मी है ये प्रैग्मेटिक टर्म्स हैं, प्रैक्टिकल टर्म्स हैं। ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि हवा में तीर नहीं छोड़ रखे, ये प्रैक्टिकल लाइफ वाली टर्म्स हैं। जैसे मी क्या है, वो अलो करता है एक कंफर्टेबल हम एक जिंदगी जी पाए सोशल वर्ल्ड में, कि जैसे सोसाइटी चाह रही है हम किए जा रहे हैं। लेकिन मी क्या है, वो मी है, वो चाहता है कि सोसाइटी में चेंजेस हों और आई के थ्रू ही वे चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। अगर जो ट्रेडिशनल तरीका है अरेंज मैरिज चले जाए और मी क्या है जो सोसाइटी के हिसाब से चले जाए, तो फिर क्या है, हमारा जो सोसाइटी है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, वो रुक जाएगी, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी जब तक आई नहीं होगा। आई क्या चाहता है, आई चाहता है कि मैं लव मैरिज करूं और सोसाइटी में नए चेंजेस आए और सोसाइटी क्या है डेवलप करे, मॉडर्निटी की तरफ जाए। तो आई का जो रोल है वो सोसाइटी में चेंजेस के लिए है। और सोसाइटी में इतनी कन्फर्मिटी तो होनी चाहिए, इतनी मतलब एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए सोसाइटी में कि वो आई को फंक्शन करना के लिए अलो कर दे। कि कुछ हद तक अब स्टार्ट हो गई हैं जैसे अरेंज और लव मैरिजेस, तो कुछ हद तक कन्फर्मिटी हमारी सोसाइटी में है कि वो आई को क्या है काम करना दे दे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जो न्यू डेवलपमेंट्स है वो रुक जाएंगी, वो स्टेगनेंट हो जाएंगी और जो हमारी सोसाइटी है वो एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस में आ जाएगी, उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए जो है सोसाइटी में इतनी कन्फर्मिटी होनी चाहिए कि वो आई को अपना काम करने दे एक सर्टेन एक्सटेंट तक। उसके बाद है आई एंड मी आर दस पार्ट ऑफ द होल सोशल प्रोसेस एंड अलाउ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली। और
जो आई एंड मी है ये एक सोशल प्रोसेस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और ये दोनों मतलब जो इंडिविजुअल्स को अलो करता है और सोसाइटी को अलो करता है कि वो एक इफेक्टिव तरीके से एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करते रहें। कि इंडिविजुअल्स हैं, जैसे लव मैरिजेस भी हो रही हैं, सोसाइटी जा रही है जो आपकी अरेंज मैरिजेस, सोसाइटी में अरेंज मैरिजेस भी हो रही है, लव मैरिजेस भी हो रही हैं, तो इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ फंक्शन चल रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो एक कॉन्सेप्ट था आई मी का, जो आई एंड मी मिल के क्या बनाता है, आपका आई एंड मी मिल के आपकी सेल्फ की जो कॉन्सेप्ट है आपका वो डेवलप करता है। जो सेल्फ और आइडेंटिटी है आपकी वो डेवलप करता है। तो इस तरह से जो ये सेल्फ एंड आइडेंटिटी की जो थ्योरी थी जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी थी, और ये अगर आपको समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।